हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द करंट अफेयर सेशन ऑफ हेलो स्कॉलर। हेलो स्कॉलर में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे 18 अप्रैल के करंट अफेयर्स और जॉब वैकेंसी अपडेट्स के लिए, न्यूज़ अपडेट्स के लिए और ऐसे ही स्कॉलरशिप अपडेट्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं और या फिर www.helloscholar.in पर जाकर न्यूज़ देख सकते हैं और नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं बहुत ही हेल्दी हेल्दी से फ्रूट्स के साथ। विच स्टेट इन इंडिया इज नोन एज द ग्रेप सिटी ऑफ इंडिया? कौन सी सिटी, मतलब कौन से स्टेट को हम ग्रेप सिटी कहते हैं? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका। तो हम कहते हैं तमिलनाडु को। ठीक है, क्या कहते हैं? तमिलनाडु को कहते हैं ग्रेप सिटी ऑफ साउथ इंडिया। क्यों कहते हैं? क्योंकि भैया यहाँ पर एक स्पीशी मिलती है ग्रेप्स की जिसका नाम है कुंभम पनीर त्रिचाई। ये जो है इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, कौन सा टैग? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो दिया गया है। कुंभम वैली है वेस्टर्न घाट में, कहाँ पर? तमिलनाडु में। इसी वजह से बोला जाता है ग्रेप सिटी ऑफ साउथ इंडिया। इसका एक और नाम भी है। क्या नाम है उसका? मतलब एक और नाम है जिसको कि हम कहते हैं कि मुस्केट हैम्बर्ग। मस्कट हैम्बर्ग भी इसको कहा जाता है। तो अगर पेपर में आपसे इसका नाम आता है, ठीक है, या फिर मुस्केट हैम्बर्ग आता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हाल ही में इस ग्रेप को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, और जितना भी तमिलनाडु में ग्रेप ग्रोइंग एरिया है ना, उसका 85% एरिया में, उसके 85% एरिया में ये ग्रेप जो है वो ग्रो किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर ये ग्रेप ओरिजिनली नहीं ग्रो किया जाता था। ठीक है, ये जो ग्रेप है ये लेकर आया गया था। तो कौन लेकर आए थे इसको? फ्रेंच प्रीस्ट। कब लेकर आए थे? ना 1832 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था तमिलनाडु में। ठीक है, इट इज़ वेरी 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 न्यूट्रिशियस। इसमें बहुत ज़्यादा वाइटामिन हैं, बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा इसमें ऐसे ऐसे न्यूट्रिएंट्स, यू कैन से इट इज़ वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट वैल्यू ऑल्सो। और इसमें इसको खाने से ना बेसिकली सुपर फूड्स बेरीज में इसको काउंट किया जाता है, जिसको कि बहुत ज़्यादा क्रॉनिक डिजीज़ को अवॉइड करने के लिए भी खाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच सिटी इन इंडिया हैड द सेकेंड हाइएस्ट नंबर ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शंस इन 2022 अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड लाइन डाटा? सो वर्ल्ड लाइन डाटा के अकॉर्डिंग, मतलब उसके मुताबिक, जो सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं वो किसने करें? कौन सी सिटी ने करें? मुंबई, पुणे, चेन्नई और न्यू दिल्ली। सो बच्चों, जो हमारा नेशनल कैपिटल है ना, इसने सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन करे हैं। अब देख लेते हैं कि फर्स्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन किसने करे हैं? मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु या चेन्नई। तो बच्चों, जो वर्ल्ड लाइन है ना, बेसिकली फ्रेंच मतलब फ्रांस की कंपनी है, ट्रांजैक्शन और सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करती है। वो ये डाटा रिलीज करती है, मतलब कि कौन सी सिटी ने सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करे हैं इंडिया में। ठीक है, सो बच्चों, जो फर्स्ट नंबर पे है ना, फर्स्ट नंबर पे है बेंगलुरु। बेंगलुरु ने सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन करे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में तो ज़रूर ही पूछा जाएगा किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, सो बेंगलुरु ने सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन करे और अमाउंट कितना है? नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है 29 मिलियन ट्रांजैक्शंस। ठीक है, और इसका जो पैसा, मतलब वैल्यू में अगर हम करें तो 6500 करोड़ इन 2022, मतलब पूरा ईयर में इतने का उस पर्टिकुलर सिटी ने ट्रांजैक्शन किया है। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में कितना ट्रांजैक्शन हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ 19.6 मिलियन ट्रांजैक्शंस और पैसा कितना था, मतलब वैल्यू 5000 करोड़। ठीक है, फिर नंबर आता है मुंबई का, देन पुणे का, देन चेन्नई का। और ये जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है ना, 43%, मतलब वॉल्यूम में और वैल्यू में 40% कहाँ से आता है? ये आता है फिजिकल मर्चेंट कैटेगरी। यानी कि आप ग्रोसरी स्टोर गए, आपने यूपीआई यूज़ कर लिया। हम बेसिकली यूपीआई यूज़ करते हैं, राइट? या फिर सुपर मार्केट्स अगर हम चले जाते हैं तो हम वहाँ पर कार्ड स्वाइप कर देते हैं, राइट? सो ये होता है फिजिकल मर्चेंट कैटेगरी। यानी आप कहीं गए और आपने वहाँ पर जाकर पेमेंट करी है, ना कि आप घर में बैठे और आपने घर में बैठकर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर दिया। वो वाला नहीं, आप कहीं गए और आपने कोई चीज़ परचेज करी और आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What was the bilateral trade target set by India and Russia for the year 2025? ठीक है, $20 बिलियन, $30 बिलियन, $40 बिलियन और $50 बिलियन। ठीक है, सो जो कंट्री है वो क्या मतलब जो इंडिया और रशिया आपस में कितना बायलैटरल ट्रेड करना चाहते हैं? सो जो टारगेट है ना,
टारगेट है $30 बिलियन का। कितने का टारगेट है? $30 बिलियन, ठीक है। इतने का इंडिया और रशिया आपस में ट्रेड करना चाहते हैं। ये न्यूज़ में क्यों आया? जो ऑयल जेट्टी मतलब एक जो दीनदयाल पोर्ट है, कांडला पोर्ट, उसके डेवलपमेंट के लिए 123 करोड़ रुपीस जो है वो दिया गया है। यू कैन से प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव किया गया है, जिसमें कि हर तरीके का लिक्विड कार्गो जो है वो, हर तरीके का लिक्विड कार्गो कांडला में क्या बोलते हैं उसको, हैंडल किया जाएगा। क्योंकि लिक्विड कार्गो ना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कोई भी चीज़ है, सामान है, सॉलिड थिंग है, तो सॉलिड चीज़ में क्या आपने कैसे भी रख दी, उसका इतना ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस नहीं है। बट लिक्विड कार्गो में ना स्पिल का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो फैल गया, ठीक है, स्पिल हो गया कहीं पे, कहीं से लीकेज हो गया बहुत ज़्यादा। जैसे हम ऑयल स्पिल सुनते हैं ना, कहीं पे जहाँ पे पेट्रोलियम स्पिल हो गया या कोई ऑयल स्पिल हो गया, कोई कार्गो ब्रेक हो गया, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से उन्होंने वहाँ पर डेवलप करने के लिए प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया है कांडला में, ठीक है। कांडला पोर्ट का जो नाम है ना, वो है दीनदयाल पोर्ट, और इसको चेंज किया गया था 2017 में। कांडला पोर्ट की अगर आप लोकेशन देखना चाहो तो ये जो गुजरात का ये जो गल्फ बनता है, तो पोर्ट जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। इट इज समवेयर ओवर हियर, फाइन। यहाँ पर वो पोर्ट है और यहाँ से कोशिश की जाएगी कि लिक्विड कार्गो को भी हैंडल किया जाए, ठीक है। 1965 में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो सेटअप किया गया था इस पोर्ट में। और जैसे कि आइटम्स है, पेट्रोलियम हो गया, केमिकल हो गया, आयरन स्टील हो गया, मशीनरी होगा, उसके साथ साथ सॉल्ट, टेक्सटाइल, ग्रेन्स, ये सब का भी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट यहाँ से किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन, हाउ मच लोन विल एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड टू बांग्लादेश फॉर फ्लड रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। $130 million, $230 million, $330 million और $430 million। क्या हुआ था ना, लास्ट ईयर बांग्लादेश में फ्लड्स आए थे, ठीक है। तो उस वजह से बांग्लादेश बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो गया था और बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था, लॉस हो गया था। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक कितना पैसा प्रोवाइड करेगा बांग्लादेश को कि वो दोबारा से रिहैबिलिटेट कर सके और रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सके? बच्चों, $230 मिलियन, ठीक है, $230 मिलियन जो है वो दिए जाएंगे, US डॉलर्स बांग्लादेश को दिए जाएंगे ताकि वो अपना रिकंस्ट्रक्शन कर सकें, ठीक है। कब आया था? मई जून 2022 में ये फ्लड आया था। नाउ अब हम जानते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जाएगा। ट्रांजैक्शन वाला क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आएगा, और ये एशियन डेवलपमेंट बैंक क्योंकि न्यूज़ में है तो ये आएगा। अब इसका क्या पूछा जाता है एशियन डेवलपमेंट बैंक के, तो इससे क्या पूछ लिया जाएगा? इसका हेड क्वार्टर क्या कहाँ पे है? वेरी इंपॉर्टेंट, फिलीपींस में है, मेट्रो मनीला, ठीक है। कब स्टैब्लिश किया गया था? 19 दिसंबर 1966 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, जब इसको बनाया गया था। तो 31 मेंबर्स थे, और आज के टाइम पे कितने मेंबर्स हैं? 68 मेंबर कंट्रीज़ हैं, जिसमें कि 49 जो है वो एशिया के अंदर अंदर से है, और जो 19 कंट्रीज़ हैं वो बाहर से हैं, ठीक है। नेक्स्ट योर क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रीजन वेयर सीरिया इज लोकेटेड? मतलब उसको क्या कहा जाता है, जो जिस रीजन में सीरिया लोकेटेड है उस रीजन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द रीजन कॉल्ड वेयर सीरिया इज लोकेटेड? एज यू कैन सी, सीरिया इज ओवर हेयर, ठीक है। तो सीरिया की ईस्ट साइड पे क्या है, वेस्ट साइड पे क्या है? मेडिटेरेनियन सी, ऊपर टर्की है, ठीक है, साइड में इराक है, इस साइड इजिप्ट है। तो पर्टिकुलर एरिया है ना, इसको क्या कहा जाता है, ठीक है, इस रीजन को क्या कहा जाता है? अरेबियन पेनिनसुला, फर्टाइल क्रिसेंट, हिमालयाज और गोबी डेजर्ट। बच्चों, इसको कहा जाता है फर्टाइल क्रिसेंट, ठीक है। जो एरिया है इसको कहा जाता है फर्टाइल क्रिसेंट। अब ये वाई इट इज़ न्यूज़, ये न्यूज़ में क्यों है? ये न्यूज़ में है अपने एक ड्रग की वजह से, एम्फेटामाइन की वजह से। एम्फेटामाइन एक ड्रग है जो कि इलीगल है। 2021 में एम्फेटामाइन और कैफीन को मिला के एक ड्रग बनाया जाता है जिसका नाम है कैप्टागॉन, और इस ड्रग को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन फिर भी सीरिया में इसको एम्फेटामाइन का जो एडिक्शन है वो बढ़ता ही जा रहा है, और इसको नार्को स्टेट इन द वर्ल्ड डिक्लेयर कर दिया गया। इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द बिगेस्ट नार्को स्टेट इन द वर्ल्ड, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो इस ड्रग से अफेक्ट हो, इस ड्रग से एडिक्ट हो रहे हैं। अफेक्ट तो गलत वर्ड हो जाएगा, एडिक्ट हो रहे हैं।
और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पुअर मैन्स कोक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो कैप्टागॉन है, जो इसको मिला के बनाया जाता है, एम्फेटामाइन और कैफीन को मिला के बनाया जाता है, उसको कहते हैं हम कैप्टागॉन। और इसको क्या, उसका जो दूसरा नाम है उसका नाम है पुअर मैन्स कोक, ठीक है। कैप्टागॉन को पार्टी पिल्स के तरह से भी लिया जाता है और एम्फेटामाइन को डिप्रेशन और बहुत सारे ऐसे डिजीज़ को क्योर करने के लिए भी यूज़ किया जाता था। बट फिर बाद में देखा गया कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से इसको इल्लीगल ड्रग जो है वो डिक्लेयर कर दिया 2021 में। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है और कंट्री का 90% जो फॉरेन करेंसी है ना, वो इसी ड्रग के ट्रेड से आता है, ठीक है। अब हम जान लेते हैं थोड़ा सीरिया के बारे में। सीरिया इज़ सीरियन अरब रिपब्लिक, ठीक है। जहाँ पे, कहाँ पे, ये वेस्टर्न एशियन कंट्री है, कहाँ पर लोकेटेड है, मेडिटेरेनियन सी के पास लोकेटेड है। और कैपिटल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दमास्कस, ठीक है। कैपिटल इज योर दमास्कस। नेक्स्ट कम what is the theme of World Hemophilia Day 2023, ठीक है। Prevention of bleeds as the global standard of care, advances in hemophilia treatment, advocating for hemophilia research funding, empowering hemophilia community। सो बच्चों इसका एग्जाम्पल तो आपके सामने ही हो गया टाइपिंग मिस्टेक की वजह से। सो इसका जो थीम है, इसका जो थीम है वो क्या है, प्रिवेंशन ऑफ ब्लीड्स एज द ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर। और ये वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब हम सेलिब्रेट करते हैं, इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 17 अप्रैल को, ठीक है। हीमोफीलिया बेसिकली क्या है, ये एक ब्लीडिंग डिजीज़ है जिसमें कि जो ब्लीडिंग है वो रुकती नहीं। अगर आपको कट लग गया एक बार तो फिर आपका जो मतलब जो ब्लीडिंग है वो रुकेगी ही नहीं और द पर्सन जो होता है वो मर जाता है बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव ब्लीडिंग। जो हमारी जो ब्रिटेन की जो फैमिली है, मोनार्क फैमिली, क्वीन एलिजाबेथ की, वहाँ पर ये डिज़ीज़ जो है ना वो है। वहाँ पर ये डिज़ीज़ जो हो जाती है उनको, ये जो डिज़ीज़ है ना वो जेनेटिकली ट्रांसफरेबल डिज़ीज़ है, ठीक है। जेनेटिक्स में है ये उनके। तो हर लड़के को जो है वो ये डिज़ीज़ होती है, लड़कियों को नहीं होती है। लड़कियों को जेनेटिकली ट्रांसफ़र नहीं होती, बेसिकली लड़कियों को भी होती है बट जेनेटिकली ट्रांसफ़र नहीं होती उस फैमिली में, ठीक है। सो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑल्सो। सो 17 अप्रैल को हमने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। थीम क्या थी, एक्सेस फॉर ऑल, प्रिवेंशन ऑफ ब्लीड्स एज अ ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर, ठीक है। और इसमें बेसिकली ये क्यों हो जाती है डिजीज़, ये हो जाती है जेनेटिक जीन म्यूटेशन की वजह से, है ना। कि मतलब म्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा अनवांटेड चेंज हो जाता है, तो म्यूटेशन की वजह से कभी कभी पॉजिटिव डेवलपमेंट भी हो जाता है बॉडी के अंदर और कभी कभी क्या होता है कि नेगेटिव डेवलपमेंट भी हो जाता है, जैसे कि हीमोफीलिया हो गया। अब इसमें ब्लड क्लॉट जो है वो बनेगा नहीं, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। लेकिन इसको मेडिसिन के द्वारा ना इसको कंट्रोल में किया जा सकता है, बट इसका कोई क्योर नहीं है कि जैसे अगर किसी को ये डिजीज़ हो गई तो आप उसको कैसे क्योर करोगे, ठीक है। ब्लड क्लॉट जो है वो कैसे बनाओगे, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ Artemis 3 mission? It is the first time since the Apollo program that astronauts will travel to the moon. B, it will be the first mission to explore the outer planet of the solar system. It will study the effect of microgravity on human body. It will launch communication satellite into the orbit. So इन चारों में से क्या है करेक्ट ऑप्शन? सो बच्चों ये क्या है, फर्स्ट टाइम मतलब अपोलो मिशन जब हुआ था 1972, उसके बाद पहला ऐसा प्रोग्राम है जो कि एस्ट्रोनॉट्स को मून पे भेजेगा। मतलब दोबारा एस्ट्रोनॉट्स जो है मून पे जाएंगे, लैंड करेंगे, वहाँ पर सारी स्टडीज़ जो है वो करेंगे, ठीक है। सो जो स्पेस एक्स है, ये कंपनी किसकी है, ये कंपनी है एलॉन मस्क की, राइट। तो बड़े फेमस हैं वो, बहुत न्यूज़ में रहते हैं, वो चाहते हैं कि वो मार्स पे जाएं और अगर उनकी डेथ हो तो क्यों ना मार्स पे हो जाए, है ना। ये उनका सपना है कि वो मार्स पे एक मतलब क्या बोलते हैं हम उसको, एक हैबिटेबल इन्वायरमेंट बना सके और वहाँ पर लाइफ वो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम जो है वो बना सके मार्स पर। ये उनका सपना है। सो उन्हीं की कंपनी की स्टारशिप है, वो स्टारशिप जो है वो क्या है, एक पावरफुल रॉकेट है जो कि उन्होंने बनाया है ताकि ताकि जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको मून पर और मार्स पर भेजा भेजा जा सके, ठीक है। सो नासा ने स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट को यूज़ किया, मतलब स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट को
पिक किया यानी कि चूज़ किया है, वो इस्तेमाल होगा आर्टेमिस 3 में, जो कि एक मिशन है जिसका नाम है आर्टेमिस 3, जिसमें कि हम क्या करेंगे, दोबारा से एस्ट्रोनॉट्स को मून पर भेजेंगे। ठीक है, सो इससे अपोलो प्रोग्राम जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपोलो प्रोग्राम जो है वो कब हुआ था, तो 1972 में। ठीक है, अपोलो प्रोग्राम एंड हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस? इसका थीम क्या है, रिस्पॉन्सेज टू कंटेम्प्रेरी challenges from philosophy to praxis, how to adopt the philosophy of Buddhism, both, none of the above. So बच्चों option 1 is correct, which says responses to the contemporary challenges from philosophy to praxis. So इसमें बेसिकली जो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस है ये कहाँ पर होगी, ये होगी हमारी न्यू दिल्ली में। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज से लोग आएंगे, मोर देन 30 कंट्रीज से जो हैं वो लोग आएंगे इस इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेंगे, और इंडिया जो है वो होस्ट करेगी इसको। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बता दिया इसका जो थीम है वो क्या है, रिस्पॉन्सेज टू कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस फ्रॉम फिलोसफी टू प्रैक्सिस। और इनॉग्रेट कौन करेंगे इसको, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इसको इनॉग्रेट करेंगे। और यहाँ पर बात होगी किसके बारे में, बात होगी बेसिकली जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड, बुद्धा के जो धम्मा थे उस पे बात होगी, पीस पे बात होगी, और इन्वायरमेंटल क्राइसिस पे बात होगी, हेल्थ एंड सस्टेनेबिलिटी पे बात होगी। जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, नालंदा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, उसको किस तरीके से हम प्रिजर्व कर सकें और उसको कंजर्व कर सकें किस तरीके से, उस पर बात होगी। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हैं, उस पर डिस्कशन पूरा का पूरा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, Shirkazi temple located in south is dedicated to Lord Shiva, Vishnu, Durga और मुरुगन। सी हम कहते हैं कि हज़ारों साल पुरानी चीज़ें आज से 100 साल 200 साल 500 साल पुरानी चीज़ें नहीं मिलती, बट ऐसा नहीं है। ये जो श्रीकाजी टेम्पल है ना, ये किस वजह से न्यूज़ में यहाँ पे एक्सकेवेशन वगैरह करे गए थे, तो 13th सेंचुरी के, है ना, 13th सेंचुरी के यहाँ पर अवशेष कह सकते हो, या फिर फॉसिल्स तो नहीं, उसको हम बोलेंगे रिमेन्स, जो चीज़ें वो लोग यूज़ किया करते थे पूजा वगैरह में। ठीक है, सो जो टेम्पल है ना ये डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा। ठीक है, शिव जी के ऊपर जो है वो टेम्पल, मतलब शिव जी जो है वो मेन डेटी है इस पूरे टेम्पल में। और यहाँ पर एक्सकेवेशन करी गई थी, तो यहाँ पे बहुत सारे बेसिकली क्या कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, बहुत जिसपे कि बहुत सारा हिम लिखा, मतलब हिम्स क्या होती है, पोएम्स वगैरह होती है, हिम्स होती हैं जो हम आरती वगैरह जो होती हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं भगवान की पूजा अर्चना करने में, वो सारी चीज़ें जो यहाँ पर मिली हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये लोकेटेड है मल- अ, मयूल मईल मयिलादुथुरई डिस्ट्रिक्ट, मयिलादुथुरई डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है टेम्पल। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों न्यूज़ में मैंने आपको बता दिया। प्लस अब यहाँ पे जो थीवरम है, थीवरम हिम्स क्या होती है, थीवरम जो बेसिकली 7 वॉल्यूम है वो लिखे गए हैं बाय संबंदर, अपार और सुंदरर। ये 3 पोएट हुआ करते थे चोला डायनेस्टी, मतलब 13 सेंचुरी में। उस क्या बोलते हैं उसको, मतलब 9th सेंचुरी से लेकर 13-14 सेंचुरी तक इन तीनों ने मिलकर 7 वॉल्यूम्स जो है वो लिखे हैं। ऑब्वियस ही बात है ये लोग सर्वाइव नहीं करे इतने टाइम तक, बट कभी किसी ने लिखा, किसी और के राइटिंग्स को इस्तेमाल करके उन्होंने लिखा, तो इस पूरे वॉल्यूम को, जो 7 वॉल्यूम है, उसको कहा जाता है थीवरन। ठीक है, और इस टेम्पल का जो आर्किटेक्चर है, वो है ड्रेविडियन आर्किटेक्चर। ठीक है, so that's all for this session. I hope you guys like the session. If you like, you can, if you have any suggestion, you can comment in the comment box also. And if you like the session, kindly hit the like button, subscribe to our channel, and follow for more news updates, job vacancy updates, and scholarship updates. Thank you everyone.